नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। हम जो यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, जो जनरल साइंस के जो टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं, उसमें वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो है गति का नियम, गति के नियम। ठीक है, तो हम यहाँ पे हमारे चैनल पे जो गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं उनमें जो साइंस पूछी जाती है वो हम हमारे चैनल पर डिस्कस कर रहे हैं। जैसे गवर्नमेंट एग्जाम, जैसे आर्मी टेक्निकल, आर्मी जीडी, रीट, पटवारी और भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं जिनमें साइंस पूछी जाती है। तो वो पूरी की पूरी साइंस, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान, तीनों ही जो विषय है वो हम हमारे चैनल पर डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी भौतिक विज्ञान के हम इस टॉपिक पे आ चुके हैं। इससे पहले हम 2 वीडियो बना चुके हैं, उनकी प्लेलिस्ट तैयार है, जाके उनको देखिए और कोई डाउट हो तो प्लीज पूछिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि गति के नियम दिए किसने। सबसे पहला क्वेश्चन तो आपको याद रखना होगा, गति के नियम सर्वप्रथम देने वाला जो साइंटिस्ट था उनका नाम है न्यूटन। गति के नियम देने वाला साइंटिस्ट न्यूटन है। इसके लिए जो शुरुआत में जिस साइंटिस्ट का नाम आता है वो आता है गैलीलियो। गैलीलियो ने कुछ प्रेक्षण किए थे, ठीक है, तो गैलीलियो ने शुरुआत की थी, लेकिन गति के पूर्णतः नियम देने वाला साइंटिस्ट कौन था? न्यूटन। तो न्यूटन ने कितने नियम दिए गति के? न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए। ठीक है, न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए। तीसरी बात, न्यूटन ने कौन सी किताब में यह बताया? तो न्यूटन ने किताब लिखी थी प्रिंसिपिया। क्या लिखी थी? प्रिंसिपिया। तो न्यूटन के गति के नियम जो कि 3 नियम थे उन्होंने अपनी किताब प्रिंसिपिया में दिए थे। ये तीनों ही अपने आप में क्वेश्चंस बन गए कि न्यूटन को किसने गति के नियम दिए थे, कितने नियम दिए थे, या फिर कौन सी किताब में दिए थे। तो 3 न्यूटन ने दिए थे नियम, 3 नियम दिए थे और किताब का नाम था प्रिंसिपिया। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करते हैं कि न्यूटन की गति के नियम कौन कौन से हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो नियम हम पढ़ते हैं न्यूटन की गति का, उसका बोलता है जड़त्व का नियम। उसका बोलता है जड़त्व का नियम। अब आपको केवल इस शब्द को ध्यान रखना है, जड़। जड़ केवल हम कहते हैं ना पेड़ की जड़, कुछ ऐसा है ये नियम, कुछ ऐसा ही है। तो जड़त्व का नियम क्या कहता है वो हम समझते हैं। जड़त्व के नियम को पढ़ने के लिए जड़त्व के नियम को 3 भागों में बांट दीजिए। ठीक है, अगर जड़त्व का नियम पढ़ना है तो उसको 3 भागों में बांट दीजिए। पहला, स्थिति का जड़त्व। दूसरा, गतिशीलता का जड़त्व। और तीसरा, दिशात्मक जड़त्व। तो जड़त्व मुख्यतः जड़त्व का नियम एक पहला नियम है, लेकिन इस नियम को आप 3 भागों में बांट के पढ़िए। तो पहला, स्थिति का जड़त्व। इसको समझते क्या होता है? पर स्थिति का जड़त्व का मतलब है, अगर मान लो कोई पिंड, कोई ऑब्जेक्ट किसी स्थिति में रखा हुआ है, पड़ा हुआ है, तो ये नियम कहता है कि जब तक इस पिंड पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करेगा, जब तक कोई बाह्य बल कार्य नहीं करेगा, इसकी स्थिति परिवर्तित हो ही नहीं सकती है। ठीक है, इसकी स्थिति परिवर्तित हो ही नहीं सकती है। इस नियम को स्थिति का जड़त्व कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी स्थिति परिवर्तित करने के लिए हमें बाह्य बल की आवश्यकता होगी ही होगी। ठीक है, दूसरा नियम है गतिशीलता का जड़त्व। गतिशीलता का मतलब है, मान लो आपने किसी पिंड को, मान लो आपने कोई बॉल ही ले ली और उस बॉल को आपने क्या दे रखी है? गति दे रखी है। तो यह पिंड तब तक लगातार गति करता रहेगा, यह पिंड तब तक लगातार गति करता रहेगा तब तक कोई बाह्य बल इस पर कार्य ना करे। जब तक कोई बाह्य बल इस पर कार्य ना करे। तो मैं आपको एक ज्ञान की बात बता देता हूं। अगर मान लो आपने एक बॉल ली
और आपने बॉल को इस तरह से सड़क पर फेंका, नीचे ऐसे फेंक दिया, तो याद रखना दुनिया की कोई ताकत इसको नहीं रोक सकती। कौन रोक सकता है? बल। अगर मैं इस बॉल पर जो आपने फेंकी है उस पर लगने वाले सारे बल हटा दूं तो ये बॉल कभी नहीं रुकेगी, अनंत तक पहुंच जाएगी, ये याद रखना। इसलिए जब भी कोई वस्तु गतिशील होती है तो उसका रुकने का कारण मुख्यतः बल ही होता है। तो इसका मतलब है गतिशीलता का मतलब है जब तक कोई पिंड गति कर रहा है, जब तक कोई पिंड गति कर रहा है उस पर कोई बाह्य बल नहीं आता तो वह गति ही करता रहेगा। ठीक है। तीसरा है दिशात्मक। दिशात्मक का मतलब यह है कि मान लो इसी बॉल की अगर मैं बात करूं, यह बॉल अगर इस दिशा में गति कर रही है और मुझे अब इस बॉल को इस दिशा की बजाय मैं चाहता हूं कि ये बॉल ऊपर की दिशा में गति करे, या फिर मैं इसकी चलती हुई इसकी दिशा को ऐसे पलट दूं, तो ये स्वयं नहीं कर सकता। तो स्वयं नहीं कर सकता मतलब इसको बोलते हैं दिशात्मक जड़त्व। तो पुनः अगर कोई पिंड गति कर रहा है तो वही उसी दिशा में गति करता रहना चाहेगा जब तक इस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। तो इन तीनों डेफिनेशन से, इन तीनों परिभाषाओं से हमें एक निचोड़ मिलता है, और निचोड़ ये मिलता है कि जड़त्व की परिभाषा यह है कि जो पिंड शुरुआत में जो कार्य कर रहा था वह वही कार्य करता रहना चाहता है। शुरुआत में जो पिंड जो कार्य कर रहा था वही कार्य करता रहना चाहता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। जैसे यह स्थिर था, ये स्थिर रहना चाहता है जब तक इस पर बाह्य बल ना आए। यह गतिशील था, ये गतिशील ही रहना चाहता है जब तक इस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। और ये इसकी जो दिशा थी उसी दिशा में गति करना चाहता है जब तक इस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। तो इस तरह से न्यूटन का जो पहला नियम है उसको हम जड़त्व का नियम कहते हैं। उसको 3 भागों में तोड़कर पढ़ा जाता है। ठीक है। अब भी इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ लेना। ठीक है। अब मैं आपको एक दूसरा क्वेश्चन बताता हूं कि इस जड़त्व के नियम से कौन सा क्वेश्चन बन सकता है। आपसे पूछा जा सकता है और पूछा गया है कि जड़त्व का नियम मुख्यतः किस पर निर्भर करता है, जड़त्व का कारण क्या है। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जड़त्व का कारण क्या है, और आपको ऑप्शन दिए गए हैं बल, ठीक है, दूसरा दिया गया है संवेग, तीसरा दिया गया है द्रव्यमान, और चौथा दिया गया है कार्य। और आपसे पूछा गया कि जड़त्व का मुख्य कारण क्या है, जड़त्व का मुख्य कारण क्या है, तो आपका आंसर रहेगा हमेशा ही द्रव्यमान। याद रखना, जड़त्व का मुख्य कारण द्रव्यमान ही होता है। अब इसको एक एग्जांपल से डिस्कस करते हैं कि द्रव्यमान ही जड़त्व का कारण क्यों। देखो, अगर मान लो मैंने आपके सामने एक रख दिया 500 ग्राम का पत्थर, छोटा सा एक 500 ग्राम का पत्थर, और उसी के बगल में रख दिया मैंने आपके पास एक 500 किलोग्राम का पत्थर, तो मेरे को बताओ आप किसकी दिशा या किसकी गतिशीलता या किसकी स्थिरता को बड़े आसानी से परिवर्तित कर सकते हैं। तो आपका आंसर होगा 500 ग्राम वाले पत्थर को तो हम उठा के फेंक देंगे, लेकिन जो 500 किलोग्राम का पत्थर है उसकी स्थिरता को परिवर्तित करने के लिए आपको बहुत अधिक बल लगाना पड़ेगा। तो इसका मतलब यह है कि आपने परिवर्तित किया क्या, आपने केवल द्रव्यमान परिवर्तित किया, और द्रव्यमान परिवर्तित होने की वजह से उसमें जड़त्व का गुण बढ़ गया। ठीक है। तो आपका आंसर आएगा किसी भी पिंड में जड़त्व का कारण, किसी भी पिंड में जड़त्व का कारण उसका द्रव्यमान होता है। याद रखना, अच्छा क्वेश्चन। ठीक है। तो ये हो गया हमारा जड़त्व का नियम। अब हम आते हैं दूसरे नियम पे। दूसरा नियम गति का नियम, उसको हम बोलते हैं संवेग संरक्षण का नियम। संवेग संरक्षण का नियम या फिर गति का द्वितीय नियम, गति का द्वितीय नियम। तो पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि संवेग क्या होता है, तभी तो हम इस नियम को पढ़ेंगे। तो संवेग के लिए मैं आपको एक फॉर्मूला देता हूं कि संवेग को निरूपित करते हैं P से। ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना। संवेग आपका जो प्रेशर होता है, दाब, ठीक है, वह भी P से निरूपित किया जाता है। तो कंफ्यूज होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। संवेग को P से निरूपित करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है M गुणा में V।
एम यहाँ पर द्रव्यमान और वी यहाँ पर वेग है। तो संवेग की जो मात्रक बनेगा वो बनेगा एम का मतलब है किलोग्राम और वी का मतलब है मीटर पर सेकेंड। ये आपके संवेग का मात्रक बन गया। तो संवेग होता है एम इंटू वी, संवेग एम द्रव्यमान वी वेग। ठीक है, इसको भी मैं भी और डिस्कस करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं संवेग संरक्षण का नियम डिस्कस कर लेता हूं। तो इस नियम के अनुसार क्या है, इस नियम के अनुसार किसी भी पिंड में या किसी भी पिंड के संवेग में परिवर्तन की दर, किसी भी पिंड के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर बाह्य आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है। इसको कैसे लिख सकते हैं हम, किसी भी पिंड के संवेग में परिवर्तन की दर उसके बाह्य बल के अनुक्रमानुपाती होती है। ये वाला बल कैसा है, बाह्य। तो ये बनता है हमारे पास फॉर्मूला, F समानुपाती P अपॉन टी। किसी भी पिंड के संवेग में परिवर्तन की दर, दर मतलब समय, परिवर्तन की दर उसके बाह्य बल के आरोपित बाह्य बल के समानुपाती होता है। ठीक है, अब आप एक बात समझिए, कोई ये नया फॉर्मूला नहीं है, यह कोई नया फॉर्मूला नहीं है। अब ध्यान दीजिए, इसको मैं यहां पर बता रहा हूं आपको। P का फॉर्मूला मैंने अभी क्या बताया था, MV। देखो F बराबर समानुपाती के चिन्ह जब हटाओगे तो यहाँ पे नियतांक आता है, उसका मान 1 होता है। FP, P का मैंने अभी क्या मान बताया, MV। बस डिवाइड किससे कर रखा है आपने, T से, T से। अब ध्यान दो, F बराबर MV अपॉन टी लिख सकता हूं मैं। वेग में परिवर्तन की दर क्या होती है बताइए, वेग में परिवर्तन की दर क्या होती है, त्वरण। F बराबर ma। तो हमें ये तो पता है कि F बराबर m में होता है ना। तो इसका मतलब संवेग में परिवर्तन की दर बाह्य बल के अनुक्रमानुपाती होती है, यही बराबर F बराबर ma भी होता है, ये तो हम जानते हैं। अब इसको हम समझते हैं कि इसका एक्चुअली संवेग संरक्षण के नियम में हम कहना क्या चाह रहे हैं। देखो, अगर मान लो कोई पिंड है, ठीक है, उस पिंड को आपने ऐसी जमीन पर फेंका, उस पिंड को आपने फेंका था आप समझिए कम से कम 20 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, उस पिंड को आपने ऐसे फेंका 20 मीटर पर सेकंड से, और वो जा रहा था आराम से। अब मुझे इसके वेग को कम करना है। अभी ये 20 मीटर पर सेकंड जा रहा था और मेरे को इसकी स्पीड को कम करना है, वेग को कम करना है। तो आपने अपना हाथ लाया। अब ये कितना कम होगा, क्या m इंटू वी में वेग कितना कम होगा, वेग वो निर्भर किस पर करता है कि आपने हाथ कितना ज्यादा उस बॉल पर लगाया। मान लो आपने उसको ऐसे पकड़ ली तो उसका वेग में परिवर्तन बहुत अधिक हुआ, क्योंकि आपने बल ज्यादा लगाया। अगर मान लो आपने उस पर हाथ ला के हटा दिया तो अब उसके वेग में परिवर्तन थोड़ा कम हुआ है, क्योंकि आपने बल भी पर हल्का लगाया। समझ रही बात। तो उसके संवेग में मतलब m इंटू वी में, m का मान तो हम परिवर्तित नहीं कर रहे, ठीक है, कर सकते हैं लेकिन हम नहीं कर रहे। हम परिवर्तित क्या कर रहे हैं, वेग का मान। तो हमने कितना उसमें हाथ लगाया, हमने बहुत ज्यादा जोर से लगाया तो रुक गई, तो वेग में परिवर्तन जहाँ 10 था वहाँ 0 हो गया। तो आपने बल भी ज्यादा लगाया। अगर मान लो आपने हल्का हाथ लगाया तो हल्का हाथ लगाने से आपने बल कम लगाया तो वेग में परिवर्तन भी कम हुआ, और अगर वेग में परिवर्तन कम हुआ तो संवेग में परिवर्तन भी कम होगा। ठीक है, तो संवेग में परिवर्तन की दर बाह्य बल के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, संवेग संरक्षण के नियम को हम एक और तरीके से पढ़ लेते हैं, लेकिन मैं आपको संवेग थोड़ा सा और बता देता हूँ कि संवेग अपन और कैसे और डिस्कस कर सकते हैं। क्वेश्चन के तर्ज पर डिस्कस करते हैं संवेग क्या होता है। मान लो मैंने आपको एक पिंड दिया, पहला पिंड, इसका द्रव्यमान दिया मैंने आपको 5 किलोग्राम, ठीक है, और इसका वेग दिया मैंने आपको 10 मीटर पर सेकंड। ठीक, एक पिंड मैंने आपको ये दिया। दूसरा पिंड मैंने आपको क्या दिया है, दूसरा पिंड मैंने दिया है जिसका द्रव्यमान मैंने आपको दिया है 5 किलोग्राम, और मैंने उसको आपको वेग दिया है उसका 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और आपसे पूछ ले कि दोनों को समान बल से फेंका गया है। ठीक है, दोनों को समान बल से फेंका गया है, लेकिन इन दोनों में से पहले कौन रुकेगा, या तो क्वेश्चन यही पूछ सकता है कि इनमें से दूर तक कौन जाएगा। ठीक है,
आप ये क्वेश्चन समझो कि इन दोनों में से दूर तक कौन सा जाएगा। तो अब आप देखिए, आपको जब दूर तक जाने की बात हो तो आपको उस पिंड का संवेग देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि संवेग ही है जो उसको आगे तक गति कराता है। अगर मैं यहाँ संवेग देखूं m इंटू वी, क्योंकि संवेग का फॉर्मूला होता है m इंटू वी, तो पहले पिंड का जो संवेग मिलेगा वो मिलेगा 10 इंटू 5 50 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो पहले पिंड का संवेग तो आपको मिला 50 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। लेकिन अगर आप दूसरे पिंड की बात करोगे तो दूसरे पिंड का जो संवेग है वो मिलेगा 20 इंटू 5 100 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अब आप खुद देख सकते हैं कि कौन से पिंड का संवेग ज्यादा है, तो आंसर मिल रहा है दूसरे का। इसलिए इसका संवेग ज्यादा है, ये वेग के साथ चल रहा है, संवेग सहवेग वेग के साथ, तो ये ज्यादा वेग के साथ चल रहा है, इसलिए ज्यादा दूरी तय करेगा। और यह कम वेग के साथ चल रहा है, ये कम दूरी तय करेगा, क्योंकि m इंटू वी इसका संवेग कम है और इसका संवेग ज्यादा है। यही एक्चुअली मीनिंग होता है संवेग का। ठीक है, अब नहीं भूलना। अब भी डाउट हो तो पूछ लेना कमेंट के थ्रू। ठीक है, तो यही होता है संवेग। अब संवेग संरक्षण का नियम, संवेग संरक्षण का नियम मैं आपको बता देता हूं कि संवेग संरक्षण का नियम होता क्या। देखो, मान लो मेरे पास दो पिंड हैं, ठीक है, इनका द्रव्यमान एक का मान लो m1 और एक का मान लो m2। ठीक है, m1 और m2 इनका द्रव्यमान है और इनका जो वेग है वो मान लिया हमने ऐसे गति कर रहे हैं, इसका वेग u1 है, इसका वेग u2 है। ठीक है, दो पिंड है, m1 इसका द्रव्यमान m1 है, u1 वेग से गति कर रहा है और इसका द्रव्यमान m2 u2 वेग से गति कर रहा है। ये आपस में एक दूसरे टकराए, और टकराए कहाँ पे? यहाँ पे। ये आपस में दूसरे टकराए और टकराने के बाद इनके वेग में परिवर्तन हुआ, उनको हमने नाम दिया, इसका जो वेग परिवर्तित हुआ उसको हमने नाम दिया v1 और जो दूसरा है इसका जो वेग परिवर्तित हुआ इसको हमने नाम दिया v2। ठीक है, तो ये टक्कर से पहले की अवस्था है, ये टक्कर के दौरान अवस्था है और ये टक्कर के बाद की अवस्था है। मैं आपको संवेग संरक्षण का नियम बता रहा हूं, इस पे आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो अब क्या नियम बनता है? तो ये कहता है कि टक्कर से पहले और टक्कर के बाद, कहने मतलब टक्कर से पहले और टक्कर के बाद का जो संवेग होता है वह संरक्षित होता है। ठीक है, इसको फॉर्मूले से कैसे निरूपित करते हैं? m1 v1 प्लस m2 m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2। इसको बोलते हैं संवेग संरक्षण का नियम। टक्कर से पहले और टक्कर के बाद का कुल संवेग संरक्षित होता है। ठीक है, ये याद रहेगी बात अपन को, फॉर्मूला याद रहेगा। टक्कर से पहले m1 u1 प्लस m2 u2, टक्कर के बाद m1 u1 प्लस m2 v2। ठीक है, अच्छा ठीक है। और एग्जांपल से समझाऊं मैं आपको कि संवेग क्या होता है। देखो, अगर मान लो अपने पास एक ट्रक है और ट्रक चल रहा है, एक ट्रक है, वह ट्रक चल रहा है, समझना 50 मीटर पर सेकंड मान लेते हैं। ठीक है, और इसी के बगल में एक स्कूटी जो चलती है, स्कूटी, ठीक है, वह भी चल रही है 50 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, तो ट्रक भी 50 मीटर, इसका ट्रक का द्रव्यमान मैंने मान लिया 1000 किलोग्राम फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, और इसका मैंने मान लिया 70 किलोग्राम फॉर एग्जाम्पल। और ये ट्रक तो चल ही रहा है, स्कूटी इसके बगल में चल रही है। ठीक है, ये स्कूटी आ गई।
और कितने वेग से चल रही है ये, 50 मीटर पर सेकंड से। ये यहाँ पर इसका द्रव्यमान कितना होता है, 70 किलो। अब दोनों ने एक ही जगह आकर ब्रेक लगाए, दोनों ने चल के आई, दोनों सेम स्पीड से आ रही हैं और दोनों ने एक ही जगह यहाँ चल के ब्रेक लगाए। तो बताओ पहले कौन रुक जाएगा? तो आप खुद देखो, यहाँ से अब आपको संवेग कंप्लीटली समझ में आ जाना चाहिए कि संवेग का मतलब क्या है। तो जब मैं देखता हूँ कि दोनों में से कौन रुक जाएगा, तो 100% स्कूटी पहले रुक जाएगी और जो आपका ट्रक है वो थोड़ा आगे तक जाएगा। क्यों? क्योंकि ट्रक का द्रव्यमान इंटू एम इंटू वी, इसका एम इंटू वी का मान ज्यादा है, क्योंकि ये संवेग वेग के साथ गति कर रहा है बहुत ज्यादा तक, और इसका संवेग कम है क्योंकि इसका द्रव्यमान केवल 70 है। तो इसका एमवी, इसका संवेग क्या है, कम है, इसलिए ये पहले रुक जाती है और ये दूर तक रुकेगा। इसकी जो आगे तक चलने का जो कारण था वह संवेग था, वेग के साथ गति। ठीक है, अब अपने दिमाग में संवेग को क्लियर रखना, रटने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूं जो कई बार बहुत बार पूछा जाता है अपने साइंस में। जब हम बंदूक से गोली चलाते हैं, तो बंदूक से गोली जब चलाते हैं तो हमारी जो बंदूक है वो पीछे की तरफ जाती है, लेकिन गोली आगे की तरफ जाती है। ठीक है, तो इसमें भी हमारे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो पहले मैं उसके लिए आपको एक फॉर्मूला देता हूँ, नियम, ताकि आप उस फॉर्मूले को भूले नहीं। तो जब भी आपको बंदूक के क्वेश्चन मिले, बंदूक के आपको सवाल मिले, तो आप याद रखना, यहां पर मैं लिख रहा हूं बंदूक के लिए, बंदूक का द्रव्यमान, बंदूक का वेग, और यहां पर मैं लिख रहा हूं -m और छोटा भी बनाऊं, फिर इसको मैं u से बता देता हूं, इसको v से बता देता हूं। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। अब आप ध्यान दो, यहां पर जो मैंने चीजें लिखी है ये मैंने बंदूक के लिए लिखी है, तो मैं लिख रहा हूं कैपिटल M है बंदूक का द्रव्यमान, ठीक है, यह है बंदूक का वेग, यहां पर मैं लिख रहा हूं गोली, तो यह है गोली का द्रव्यमान। ठीक है, और इसको लिख लेते हैं गोली का वेग। जब पर माइनस का चिन्ह है उससे घबराने की आवश्यकता नहीं। माइनस का चिन्ह बता रहा है कि अगर गोली आगे जाएगी तो बंदूक पीछे जाएगी, और जो वेग होता है वो सदिश राशि होती है। वेग क्या होता है? सदिश राशि। इसीलिए अगर एक वेग को, भाई द्रव्यमान तो अदिश है तो इस पर तो कोई नेगेटिव का मतलब ही नहीं है, ऋणात्मक से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर एक बंदूक की गोली आगे जाती तो बंदूक खुद पीछे जाएगी, तो उसका वेग और इसका वेग जस्ट क्या हो गए? अपोजिट, विपरीत दिशा में। तो एक को धनात्मक एक को ऋणात्मक लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऋणात्मक किसके लिए? केवल दिशा के लिए है। ठीक है, तो अगर आपको आंसर में ऋणात्मक नहीं मिले तो धनात्मक जो आंसर लिख रहा हूँ वही सही होगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो रियल फॉर्मूला वो यही है। ठीक है, mu - mv। ठीक है, यहाँ पर m बंदूक का द्रव्यमान है, u बंदूक का वेग है। वेग मतलब पीछे से झटका लगता है। जब भी अपन बंदूक चलाते हैं तो गोली आगे जाती है लेकिन झटका पीछे लगता है, तो कंधा, कई बार लोगों का कंधा उतर जाता है, वो इतनी तेजी से पीछे आती है। तो वो कई बार इसमें क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, और ये स्मॉल m क्या है? गोली का द्रव्यमान, और v क्या है? गोली का वेग। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना। अब आप इस पर अपन एक क्वेश्चन करते हैं छोटा सा। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे बनता है, माना बंदूक का द्रव्यमान 20 किलोग्राम, माना बंदूक का द्रव्यमान 20 किलोग्राम है, वह गोली का द्रव्यमान 50
500 ग्राम है। वह चलाई गई गोली का या वह गोली का वेग 40 मीटर पर सेकंड है, तो बंदूक का वेग ज्ञात कीजिए। बंदूक का वेग मतलब कि प्रतिच्छेद, इसको प्रतिच्छेद वेग बोलते हैं जो अपोजिट जाता है। तो बंदूक का वेग देता हूं, प्रतिच्छेद वेग, वेग ज्ञात कीजिए। एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए। माना बंदूक का द्रव्यमान है 20 किलोग्राम, ठीक है, तो गोली का द्रव्यमान है 500 ग्राम। ध्यान रखना ये किलोग्राम है, ये ग्राम है। आप जल्दबाजी में इसको परिवर्तित नहीं करते, इसको परिवर्तित करना जरूरी है, अभी डिस्कस करते हैं। तो गोली का वेग है 40 मीटर पर सेकंड, तो बंदूक का वेग जो पीछे की तरफ जो बंदूक जाती है उसका वेग ज्ञात करना है, मतलब बंदूक का वेग पूछ रहा है, ठीक है। तो इसको कैसे करना है वो देखो। तो पहले मेरे पास जो वैल्यू है उन वैल्यू को मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। तो माना बंदूक का द्रव्यमान, बंदूक का द्रव्यमान अपन ने कैपिटल एम माना था, वो अंदर रखा है 20, और बंदूक का जो वेग है, तो बंदूक का वेग है वो अपन ने यू माना था ना, तो उसको अपन लिखते हैं यू, ठीक है। वो हमसे पूछ रहा है कि बंदूक का वेग क्या है, ये सारा बंदूक का है। यहाँ पर दे रखा है गोली का द्रव्यमान, तो अपन ने लिखा था स्मॉल है, तो गोली का द्रव्यमान है 500 ग्राम, लिख दिया अपन ने 500 ग्राम, ठीक है, ग्राम। और गोली का वेग है 40 मीटर पर सेकंड, ये हमने लिखा था 40 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो यहाँ सारा बंदूक का है और यहाँ सारा क्या है, गोली का। अब मेरे को क्वेश्चन की आवश्यकता नहीं है, क्वेश्चन आपने नोट डाउन भी कर लिया होगा, ठीक है। हम इसको हटा दें। अब फॉर्मूला क्या कहता है वही लगाना, कैसे, इसका m और इसका u बराबर, अब आपको यहाँ माइनस लगाना तो यहाँ लगा लीजिए, वहाँ लगाना है तो वहाँ लगा लीजिए। m का मान है 20 किलोग्राम, तो m का 20 और u हमसे पूछ रहा है, यहाँ पर m कितना है 500 ग्राम, तो 500 ग्राम को जब किलोग्राम बदलोगे तो क्या करोगे, 1000 का भाग, ठीक है, याद रखना, माइनस, और v का मान कितना है 40। अब क्या हो गया, सारा का सारा मान ये ग्राम को किलोग्राम में जरूर परिवर्तित करना है, याद रखना। ये बहुत कॉमन मिस्टेक करते हैं बच्चे, सारा मान या तो रखेंगे मीटर किलोग्राम सेकंड में या सारा मान रखेंगे सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में, ठीक है। तो सारा का सारा मान एक ही पद्धति में होना चाहिए। पद्धति सारी पढ़ा चुका हूँ, नहीं पढ़ी है तो प्लेलिस्ट बनी पड़ी है, जाके पढ़ो। और अगर हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो अब अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये लीजिए 2 0 से 2 0, 5 से 5 दूनी 10, 2 से ये गया 20, ठीक है जी। 2 0 से 2 0, यहाँ बची 5, यहाँ बटा 10, 5 बटा 10 ये हो गया 2, और 2 से यहाँ 40, कितना आ गया 20। अब यहाँ कितना बचा अपने पास 20, यहाँ है u और यहाँ पर भी है 20, ठीक है। तो u का मान मिल गया हमको कितना, 1 मीटर पर सेकंड। कितना मिला, 1 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब हमारी जो बंदूक है प्रतिच्छेद वेग जो पीछे जाएगी वो 1 मीटर पर सेकंड से जाएगी, जबकि गोली कितने वेग से गई थी, 40 मीटर पर सेकंड से गई थी, और जो हमारी बंदूक है वह गई थी 1 मीटर पर सेकंड के वेग से। ये हमारा क्या होगा आंसर, 1 मीटर पर सेकंड, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ आंसर। तो u हमारा जो मिलेगा वो हमें मिलेगा 1 मीटर पर सेकंड, 1 मीटर पर सेकंड, ठीक है। कैलकुलेशन सिंपल है। m का मान बंदूक का वेग पूछ रहा है, यहाँ पर मैं गोली का लिखा है, यहाँ लिख देता हूँ आपको कंफ्यूज ना हो। ये वाली बात चल रही है बंदूक की, ये बंदूक का संवेग और ये बात है गोली के संवेग की। ये बात है बंदूक के संवेग की, और ये माइनस का चिन्ह मैंने बता दिया किस वजह से। m कितना है 500, 1000 से डिवाइड करो, 0 से 0, 5 दूनी 10, यहाँ पर 40, 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा। u की वैल्यू कितनी मिलेगी, 1 मीटर पर सेकंड मिलेगी u की वैल्यू, ठीक है। आप देख लीजिए इसको, फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके पूछ सकते हैं।
फॉर्मूला मत भूलना, फॉर्मूला आपके काम का है। तो ये कितना हो गया हमारे पास, दो नियम, दोनों नियम को हमने ढंग से पढ़ लिया। अब आते हैं अपन तीसरे नियम पे। तीसरा नियम का नाम जो है वो है क्रिया का प्रतिक्रिया नियम। तीसरा नियम, इस तीसरे नियम को बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया नियम। क्रिया प्रतिक्रिया नियम। अब समझो क्रिया प्रतिक्रिया का मतलब क्या है। इस क्रिया प्रतिक्रिया का मतलब क्या लिए है कि प्रत्येक क्रिया के फलस्वरूप एक प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है। प्रत्येक क्रिया के फलस्वरूप एक प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है जिसका परिमाण समान परंतु दिशा विपरीत होती है। यही नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहलाता है। मैं दोबारा बोलता हूं, प्रत्येक क्रिया के फलस्वरूप एक प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है जिसका परिमाण एक समान परंतु दिशा विपरीत होती है। इसे हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। इसको हम एग्जाम्पल से डिस्कस करेंगे, ज्यादा इजी पड़ेगा, ठीक है। और बाकी एग्जाम्पल्स भी मैं आपको ही बताऊंगा। तो क्रिया प्रतिक्रिया के नियम में, जैसे जब भी कोई व्यक्ति पानी में तैरता है तो वो पानी को जब वो पीछे की तरफ धक्का देता है तो वह व्यक्ति कहाँ आगे की तरफ चलता है। तो जो उसने पानी को पीछे की तरफ क्रिया की थी तो उस पानी ने उसको आगे की तरफ क्या दी, प्रतिक्रिया दी। तो क्रिया के फलस्वरूप प्रतिक्रिया की वजह से वह व्यक्ति पानी में तैर पाए, ठीक है, पहला एग्जाम्पल। दूसरा, अगर मान लीजिए मैं किसी धरातल पे चलता हूँ, तो मैं हमेशा प्रयास करता हूँ आगे चलने के लिए कि पृथ्वी को पीछे की तरफ धक्का दूं। तो जब मैं पृथ्वी को पीछे की तरफ अपने पंजे से धक्का देता हूँ तो पृथ्वी तो पीछे नहीं खिसकती, लेकिन जो मैंने धक्का दिया था उस क्रिया के फलस्वरूप मुझे प्रतिक्रिया मिलती है और मैं आगे चल जाता हूँ। लेकिन जब इंसान फिसलता है तो जो उसने पीछे की ओर धक्का दिया था तो उसके पैर के नीचे कोई ऐसी चीज आ गई जिस पे जब उसने क्रिया लगाई तो उसको क्या नहीं मिली, प्रतिक्रिया नहीं मिली दोबारा से। अगर कोई इंसान फिसलता है तो उसका कारण ये है कि जब मैंने पैर रखा था और मैंने पीछे से धक्का दिया तो धरती तो मेरे को क्रिया के फलस्वरूप प्रतिक्रिया देती है तो मैं आगे चला जाता हूँ। लेकिन जिस चीज पे मेरा पैर था, जैसे केले का छिलका, तो मैंने जब उसको क्रिया दी पीछे की तरफ तो उसने मुझे प्रतिक्रिया नहीं दी, मेरा पैर पीछे ही चला गया, इसलिए मैं फिसल गया, ठीक है। तो क्रिया के फलस्वरूप प्रतिक्रिया होती है। जैसे हमने बंदूक की गोली वाला भी जो हमने डिस्कस किया था वह भी इसका एग्जाम्पल है। कैसे, बंदूक की गोली गई आगे और प्रतिक्रिया क्या मिली, पीछे, इसलिए बंदूक की जो बंदूक है वो कहाँ भागी, पीछे की तरफ भागी, ठीक है। कोई व्यक्ति जब नाव से कूदता है तो जब कोई व्यक्ति नाव से कूदता है तो हम नाव को कहाँ देते हैं, पीछे धक्का, तो क्या हमें तो आगे जाना है। तो जब नाव को पीछे धक्का देते हैं तो हम कहाँ भागते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो क्रिया के फलस्वरूप प्रतिक्रिया का मतलब है कि जब भी आप कोई क्रिया करते हैं तो उसके फलस्वरूप एक प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है जिसका परिमाण समान होता है लेकिन दिशा विपरीत होती है। जैसे अगर मान लो मैं किसी दीवार पे ऐसे घूसा मारने का प्रयास करता हूँ तो क्या दीवार को लगती है कि आपको भी लगती है, आपको भी लगती है। तो जितनी तेज आपने उस दीवार पर क्रिया की थी उतनी ही तेज आपको क्या मिलने वाली, प्रतिक्रिया मिलने वाली है। इसी को हम न्यूटन का गति का तीसरा नियम कहते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट नियम हमने क्या बोला, जड़त्व का। अब हम तीनों नियम लिख लेते हैं और तीनों नियम को एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला नियम ने दिया जड़त्व का, ठीक है। दूसरा ने दिया संवेग संरक्षण का, और तीसरा नियम हम क्या दे रहे हैं, क्रिया प्रतिक्रिया। आपको ये नाम से भी याद होने चाहिए और आपको यह भी पता होना चाहिए कि यही पहला है, यह दूसरा है, तीसरा है। आपसे मान लो यह पूछ ले कि क्रिया के फलस्वरूप प्रतिक्रिया न्यूटन गति का कौन सा नियम है, ऑप्शन में हो पहला, दूसरा, तीसरा या इनमें से कोई नहीं, तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि ये कौन सा नियम है, तीसरा नियम, दूसरा संवेग संरक्षण और पहला जड़त्व का। अब मैं आपको जड़त्व के कुछ उदाहरण दे रहा हूं, वो आपको समझना है, ठीक है। जड़त्व के उदाहरण, अगर मान लो मैं किसी गाड़ी में बैठ के जा रहा हूँ, ठीक है, तो पूरा का पूरा शरीर जो मेरा है, उस वक्त मैं कार में बैठा हुआ हूँ तो पूरा का पूरा शरीर गति में है, ठीक है। जैसे ही कार में ब्रेक लगते हैं, ध्यान देना, जैसे ही कार में ब्रेक लगते हैं तो क्या होता है, जो नीचे वाला भाग है वो क्या करता है, कार में ब्रेक लगती है नीचे वाला भाग तो रहता है स्थिर, लेकिन आगे वाला जो हमारा धड़ है वो अभी भी गति करते रहना चाहता है। इसका मतलब गतिशीलता का जड़त्व क्या, कि जो
पिंड जो ऑब्जेक्ट गति करना चाहता है वो गति ही करते रहना चाहता है, तो हमें कहाँ झटका लगता है? आगे की तरफ। क्यों? क्योंकि हम गति ही करना चाहते थे, लेकिन जिस पर हम बैठे वो तो रुक गया, तो नीचे का भाग तो रुक गया, लेकिन आगे का भाग अब भी चलना चाहता है, तो हमें आगे की तरफ क्या लगता है? धक्का लगता है। ठीक है। और उल्टा समझे तो, उल्टा समझे तो अगर मान लो बस में अपन खड़े हैं, बस स्थिर है, बस को पकड़ के खड़े हैं और बस स्थिर है, बस के अंदर खड़े हैं और बस स्थिर है। जैसे ही बस चली तो अभी हम पूरे के पूरे स्थिर थे और हम स्थिर रहना चाहते हैं, लेकिन बस चली तो नीचे वाला भाग तो चल दिया, लेकिन ऊपर वाला भाग अब भी स्थिर है, तो नीचे वाला भाग चल दिया, ऊपर वाला स्थिर है, तो हमें क्या लगता है? पीछे की तरफ झटका लगता है। याद रखना हमेशा पीछे की तरफ, जैसी गाड़ी चलती है पीछे की तरफ, तो इसको हम बोलते हैं स्थिरता का जड़त्व। क्योंकि हमारा शरीर तो शुरुआत में स्थिर था, बस भी स्थिर थी, बस अभी चली नहीं, जैसे ही चली तो नीचे वाला भाग तो चल दिया, ऊपर वाला भाग अब भी स्थिर है, तो वो क्या लगता है? नीचे वाला भाग चल दिया, पीछे ये वाला भाग धड़ा भी स्थिर है, तो झटका पीछे की तरफ लगता है। ठीक है। तो जड़त्व के नियम के उदाहरण याद रखना। और जब भी हम जैसे भी मान लो हमें कोई चीज साफ करनी होती है, जैसे हमारी चद्दर है, तो हम उसको क्या करते हैं? झटकार देते हैं। तो जैसे ही हमने उसको ऐसे झटका दिया तो धूल मिट्टी कण बाहर आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि अभी जो धूल मिट्टी कण थे वो सब उसके अंदर क्या थे? स्थिर अवस्था में थे। किसमें थे? स्थिर अवस्था में। तो जैसे ही आपने उसको झटका दिया तो जो आपकी चद्दर थी वो तो गतिशील होकर निकल गई, लेकिन जो आपके मिट्टी और धूल मिट्टी कण थे वो क्या स्थिर थे, तो वो स्थिर तो रह गए और ये चद्दर गति करती हुई निकल गई। तो ये ऐसे कैसे बाहर आ जाते हैं। ठीक है। तो हम कभी गद्दे पे डंडा मारते हैं तो उसमें से भी क्या निकलती है? धूल निकलती है। उसका रीजन भी यही है, जड़त्व का ही कारण है। किसी टहनी से फल तोड़ना है तो ऐसे उसको हिला के छोड़ दो, तो फल स्थिर रहना चाहते हो, टहनी क्या है? गतिशील है, तो वो एकदम से झटक के टूट जाते हैं। तो याद रखना, जड़त्व ये जो जितने भी तीनों नियम है, ये तीनों ही हमारी लाइफ में, हमारी जिंदगी में बहुत काम के हैं, हमारे बहुत काम आते हैं। दूसरा संवेग संरक्षण का मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। देखो, आप सभी ने कभी ना कभी क्रिकेट खेला होगा या फिर किसी बॉल को पकड़ा होगा। ठीक है। कैच पकड़ी होगी। तो मैंने अभी आपको इसका क्या बताया था? मैंने आपको फॉर्मूला F बराबर P/T। ठीक है। मान लो एक बॉल बहुत तेजी से आ रही है, तो आपने देखा होगा जब महेंद्र सिंह धोनी कीपिंग करता है तो वो अपने हाथों को बॉल के पीछे लाता है, उसको यूं नहीं पकड़ता, बॉल आते और हाथों को पीछे लाता और फिर पकड़ता है। ऐसा क्यों करता है वो? ऐसा करने से हम समय का मान बढ़ा रहे हैं। ऐसा करने से अगर मैं बॉल को यहीं पकड़ लेता तो बात कुछ और थी, लेकिन मैंने अभी यहाँ से यहाँ तक का समय बढ़ाया, तो समय बढ़ाने से जो लगने वाला बल है वह कम हो जाता है। लगने वाला बल क्या होता है? कम हो जाता है। क्यों? देखो समझो, यदि मैं लिखता हूँ F बराबर P, मान लो P का मान है 100 और T का मान मैंने लिखा 2। ठीक है। T का मान मैंने लिखा 2, तो मेरे को बल लगता 50 का। P का मान मैंने माना 100, T का मान मैंने 2, तो बल लगता 50 का। अब मैं अगर T बढ़ा दूं, मान लो मैं P तो वही रखूं 100 और T बढ़ा दूं 4, तो कितना मिलेगा? 25। अब आप देखो, जब इसका मान बढ़ता है तो इसका मान घट गया, तो इसके मतलब जो समय बढ़ा तो बल कम हो गया। तो अगर समय बढ़ेगा तो लगने वाला बल, समय बढ़ेगा तो लगने वाला बल कम हो जाएगा, तो बल हमारे हाथों पे कम लगेगा बॉल का, तो बल हमारे हाथों पे कम लगेगा, इसलिए वो बॉल को पकड़ने के लिए हम हाथों को पीछे लेकर जाते हैं, हाथों को पीछे लेकर जाते हैं। अब एक नोट डालो और नोट डाल के क्वेश्चन लिखो कि रॉकेट का नोदन या रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आप लिखेंगे रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आप बोलेंगे रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है गवर्नमेंट एग्जाम साइंस में, इसको नोट डाउन करके लिख लेना। ठीक है। और क्रिया प्रतिक्रिया के मैंने आपको सारे एग्जाम्पल दे ही दिए, नाव से कूदना, बंदूक की गोली चलाना, बंदूक का पीछे जाना। ठीक है। तो इस तरह से न्यूटन की गति के तीनों नियम हमने कंप्लीटली डीपली आराम से एग्जाम्पल के साथ पढ़े। तो अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइए। हम तीनों ही सब्जेक्ट इस चैनल पर पढ़ाने वाले हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।